जरा सोचिए, एक कंपनी जो यहां आई थी सिर्फ मसाले बेचने, वो देखते ही देखते पूरे के पूरे भारत की मालिक बन बैठी। आखिर ये हुआ कैसे? ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, बल्कि इसमें चालाकी है, महत्वाकांक्षा है और जाहिर है कब्जा भी है। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले सफर की एक एक परत खोलते हैं। सदियों से यूरोप के लिए भारत का मतलब था दौलत, मसाले, रेशम और न जाने क्या क्या। लेकिन फिर एक दिन जमीन के सारे रास्ते बंद हो गए। अब सोचिए, यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था जैसे ठप पड़ गई। भारत तक पहुंचने का एक नया समुद्री रास्ता खोजना अब कोई सपना नहीं था, ये तो जिंदा रहने की जरूरत बन गया था। और ये जो नक्शा है, ये उसी जुनून और दीवानगी भरी खोज की बस एक शुरुआत है। तो सवाल वही का वही है कि व्यापारियों की एक कंपनी आखिर एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कैसे कर पाई। यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि वो कौन सा मोड़ था जब तराजू धीरे धीरे तलवार में तब्दील हो गया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये वो दौर था जब भारत तक पहुंचने के लिए एक होड़ सी मची हुई थी, एक ऐसी रेस जिसमें पूरी दुनिया के नाविक अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। और इसी रेस ने हमेशा के लिए दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। तो ये सब शुरू हुआ साल 1453 में। हुआ ये कि तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। अब इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार का मेन हाईवे था, वो ही बंद हो गया। यूरोप में भारतीय मसालों के बिना खाना बेस्वाद हो गया और व्यापारियों के खजाने वो खाली होने लगे। एक नए रास्ते की खोज अब कोई शौक नहीं, बल्कि एक मजबूरी बन चुकी थी। और फिर दशकों की जी तोड़ कोशिशों के बाद आखिरकार वो साल आया जिसने इतिहास बदल दिया। साल था 1498। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा आखिरकार समंदर को चीरता हुआ भारत के कालीकट तक पहुंच गया। एक नया रास्ता खुल चुका था। अब जैसे ही ये समुद्री रास्ता खुला ना, मानो भारत के दरवाजे पर यूरोपीय ताकतों का एक मेला सा लग गया। अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं रही थी, अब तो लड़ाई इस बात की थी कि इस सोने की चिड़िया पर आखिर कब्जा करेगा कौन। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। देखिए, पुर्तगालियों ने तो बस दरवाजा खोला था, उनके पीछे पीछे डच आए, फिर फ्रांसीसी और फिर अंग्रेज, सब एक के बाद एक भारत आ पहुंचे। और एक बात यहां गौर करने वाली है, अंग्रेज इस रेस में पहले नहीं थे, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो जल्द ही सबसे आगे निकलने वाले थे। इस वक्त तक भारत का पूरा समुद्री तट इन यूरोपीय ताकतों के ठिकानों से भर चुका था। इन्हें ये लोग फैक्ट्री कहते थे, पर असल में ये किसी किले से कम नहीं थे, मजबूत गोदाम थे। हर कोई सबसे अच्छी, सबसे फायदेमंद जगहों पर कब्जा करना चाहता था और इसके लिए एक दूसरे से लड़ने को भी तैयार था। माहौल में जबरदस्त तनाव था। तो हुआ ये कि जो खेल सिर्फ मुनाफे के लिए शुरू हुआ था, वो बहुत जल्द बादशाहत की एक खूनी जंग में बदल गया। समंदर में भी लड़ाइयां हुईं, जमीन पर भी हुईं, और जब ये सारी धूल छटी तो मैदान में सिर्फ एक ही खिलाड़ी खड़ा बचा था, और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, अपने यूरोपीय दुश्मनों को तो रास्ते से हटा दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने अपना असली दांव खेला। अब वो सीधे सीधे लड़ाई नहीं करना चाहते थे। नहीं, अब बारी थी एक ऐसी चालाक नीति की जो दोस्ती की आड़ में कब्जा करती थी। एक ऐसा जाल जो शुरू में किसी को समझ ही नहीं आया। और इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। उसकी एक स्कीम थी जिसे कहते थे सहायक संधि। कई लोग इसे भारतीय राज्यों के लिए एक मीठा जहर भी कहते हैं, और ये नाम बिल्कुल सही था, क्योंकि ये योजना दोस्ती की आड़ में राज्यों को अंदर से खोखला करने के लिए ही बनाई गई थी। तो सवाल उठता है कि ये सहायक संधि आखिर थी क्या? देखिए, ये एक ऑफर था, एक प्रस्ताव। अंग्रेज भारतीय शासकों से कहते थे कि हम आपको बाहरी हमलों से सुरक्षा देंगे, पूरी प्रोटेक्शन। बदले में आपको बस हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी। सुनने में तो ये काफी अच्छा सौदा लगता है ना? लेकिन असलियत में ये एक बहुत ही शातिर जाल था। जरा सोचिए, एक राजा जिसे अपनी ही सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना का सारा खर्च उठाना पड़ रहा है, वो अंग्रेजों की इजाजत के बिना किसी दूसरे राज्य से बात तक नहीं कर सकता। और तो और उसके अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर बैठा है जो उसकी हर एक हरकत पर नजर रख रहा है। ये सुरक्षा नहीं थी, ये तो गुलामी की पहली किश्त थी। और ये मीठा जहर काम कर गया। हैदराबाद के निजाम से लेकर मैसूर, अवध और यहां तक कि शक्तिशाली मराठा सरदार भी भारत के बड़े बड़े रजवाड़े
एक एक करके इस जाल में फंसते चले गए। मतलब अंग्रेजों ने बिना कोई बड़ी जंग लड़े, बिना ज्यादा खून खराबा किए ही भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल जमा लिया था। अगर सहायक संधि एक धीमी सोची समझी चाल थी, तो अब आया खेल का आखिरी और सबसे क्रूर दौर। इस बार अंग्रेजों ने दोस्ती का वो जो नकाब पहन रखा था उसे उतार फेंका और अब सीधे सीधे कब्जा करने की नीति अपनाई। और इस नई नीति का चेहरा था एक नया बेरहम गवर्नर जनरल। नाम था लॉर्ड डलहौजी, एक कट्टर साम्राज्यवादी जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, जितने भी भारतीय राज्य अभी बचे हुए हैं उन्हें सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लो। कोई दोस्ती का दिखावा नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ कब्जा। डलहौजी के पास तो कब्जा करने के लिए बहानों की जैसे एक पूरी चेकलिस्ट थी। अच्छा, राजा का अपना बेटा नहीं है, चलो राज्य हमारा हुआ। ठीक वैसे ही जैसे झांसी के साथ किया गया। अरे, राज्य में शासन ठीक से नहीं चल रहा, तो भी राज्य हमारा, जैसा अवध के साथ हुआ। ये कोई नीति वीति नहीं थी, ये तो खुलेआम लूट थी जिसके लिए बस कागज पर वजहें तैयार की जाती थी। तो करीब करीब 200 साल के इस राज का भारत पर आखिर असर क्या हुआ? सच तो यह है कि ये एक दोधारी तलवार जैसा था। कंपनी के राज ने भारत से बहुत कुछ छीना, ये सच है, लेकिन कुछ ऐसा भी दिया जो हमेशा के लिए यहीं का होकर रह गया। तो चलिए इस नफे नुकसान का जरा हिसाब किताब देखते हैं। एक तरफ तो अंग्रेजों ने कुछ आधुनिक चीजें शुरू की, जैसे 1853 में देश की पहली रेलवे लाइन बिछाई, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम शुरू किया, अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। उनकी नीतियों ने भारत के छोटे छोटे पारंपरिक उद्योगों को पूरी तरह तबाह कर दिया, किसानों को कर्ज में डुबोकर गरीब बना दिया और भारत की जो दौलत थी वो लगातार जहाज़ों में भरकर इंग्लैंड भेजी जाती रही। अब इस तरह के आर्थिक शोषण और जबरदस्ती के राजनीतिक कब्जे का नतीजा क्या होना था? नतीजा ये हुआ कि पूरे भारत के लोगों में अंदर ही अंदर एक गुस्सा पनपने लगा, और यही गुस्सा था जो आगे चलकर 1857 के महान विद्रोह के रूप में ज्वालामुखी की तरह फटा। 1857 के बाद कंपनी का राज तो खत्म हो गया, बिल्कुल, पर एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। उस दौर की कौन सी विरासत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आज भी हमारे कानून में, हमारे सड़कों पर, हमारी शिक्षा में और शायद हमारी सोच में भी जिंदा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना